नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स। मोबाइल ऐप डेवलपमेंट की दुनिया में एक बहुत बड़ी जंग चल रही है, फ्लटर वर्सेस रिएक्ट नेटिव। दोनों का प्रॉमिस एक ही है, एक कोड बेस लिखो और iOS और एंड्रॉयड दोनों के लिए ऐप बनाओ। लेकिन इनका रास्ता बिल्कुल अलग है। तो चलो आज इसको अच्छे से समझते हैं, इनकी अप्रोचेज, इनकी ताकत और हाँ, इनकी कमजोरियों को भी। रेडी हो? फोकस मोड ऑन है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये सब शुरू क्यों हुआ। सोचो, पहले एक ऐप बनाने के लिए कंपनीज को दो अलग अलग टीम्स रखनी पड़ती थीं। एक टीम iOS के लिए स्विफ्ट में कोड लिख रही है और दूसरी टीम एंड्रॉयड के लिए जावा या कॉटलिन में। इसका मतलब क्या हुआ? डबल कोड बेस, डबल मेहनत और हाँ, डबल बजट। यही है वो टू डिवाइस प्रॉब्लम जिसे हर कंपनी सॉल्व करना चाहती है। और इसी प्रॉब्लम का सुपर सोल्यूशन है क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट। इसका मतलब बिल्कुल सिंपल है, कोड एक बार लिखो और उसे iOS और एंड्रॉयड दोनों पर चलाओ। सिंपल राइट? इससे सीधा सीधा कंपनीज की एफिशिएंसी बढ़ जाती है और डेवलपमेंट का खर्चा भी कम हो जाता है। तो इस क्रॉस प्लेटफॉर्म रेस में दो सबसे बड़े खिलाड़ी सामने आते हैं, गूगल का फ्लटर और फेसबुक अब मेटा का रिएक्ट नेटिव। मकसद तो दोनों का एक ही है, पर उनकी सोच, उनका विजन एकदम अलग है। ध्यान से सुनना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फ्लटर का विजन है कैनवस बनना। वो कहता है, मैं अपना पूरा इंजन लाऊंगा और स्क्रीन का हर एक पिक्सल, हर एक डॉट खुद ड्रॉ करूंगा। इससे क्या होता है? यूआई हर डिवाइस पर बिल्कुल एक जैसा दिखता है, बिल्कुल कंसिस्टेंट। वहीं रिएक्ट नेटिव का विजन है ट्रांसलेटर बनना। वो iOS और एंड्रॉयड के ओरिजिनल नेटिव यूआई कंपोनेंट्स को ही यूज करता है, एक ब्रिज के जरिए उन्हें कमांड्स देकर। तो समझे, एक पेंटर है और दूसरा एक ट्रांसलेटर। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या कंफ्यूज हो, ये सबसे जरूरी है। अब आते हैं लैंग्वेज पर। फ्लटर इस्तेमाल करता है डार्ट। ये एक मॉडर्न लैंग्वेज है जिसे गूगल ने ही बनाया है। और दूसरी तरफ रिएक्ट नेटिव यूज करता है जावास्क्रिप्ट, जो वेब डेवलपमेंट की दुनिया का किंग है। इसलिए अगर कोई पहले से वेब डेवलपर है तो उसके लिए रिएक्ट नेटिव सीखना थोड़ा आसान हो सकता है। यूआई बनाने का तरीका भी अलग है। फ्लटर अपने कस्टम विजेट्स यूज करता है, जैसे मटीरियल डिजाइन जो आपको एंड्रॉयड जैसा फील देता है, या कुपोटिनो जो iOS जैसा। रिएक्ट नेटिव, जैसा हमने पहले बात की, फोन के ओरिजिनल नेटिव विजेट्स को ही इस्तेमाल करता है। मतलब फ्लटर में आपको ऐप के लुक एंड फील पर 100% कंट्रोल मिलता है, पिक्सल परफेक्ट कंट्रोल। जबकि रिएक्ट नेटिव से बनी ऐप हमेशा उस प्लेटफॉर्म का एक ऑथेंटिक नेटिव फील देगी। चलो थोड़ा सा टेक्निकल होते हैं। फोकस बना हुआ है ना? देखो, फ्लटर के कोर में एक बहुत पावरफुल C++ इंजन है। ये इंजन स्किया नाम की ग्राफिक्स लाइब्रेरी का यूज करके स्क्रीन पर पिक्सल्स को डायरेक्ट पेंट करता है। और जो फाइनल ऐप बनती है ना, वो AOT यानी अहेड ऑफ टाइम कंपाइलेशन यूज करती है। इसका मतलब है कोड पहले से ही मशीन लैंग्वेज में कंपाइल हो जाता है, जिससे परफॉर्मेंस ज्यादा फास्ट मिलती है। अब रिएक्ट नेटिव का आर्किटेक्चर देखते हैं। यहाँ जावास्क्रिप्ट कोड एक अलग थ्रेड में चलता है। फिर एक ब्रिज है जो इस जावास्क्रिप्ट थ्रेड और नेटिव प्लेटफॉर्म के बीच कम्युनिकेशन का काम करता है। इसी ब्रिज की वजह से वो नेटिव यूआई कंपोनेंट्स को कंट्रोल कर पाता है। एक और अहम बात, इसकी कम्युनिटी बहुत बड़ी और मैच्योर है, तो अगर कहीं फंस गए तो हेल्प मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। टेक्निकल डिटेल्स तो ठीक हैं, लेकिन डे टू डे कोडिंग में एक डेवलपर को असलियत में क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? सिर्फ देख रहे हो या समझ भी रहे हो? चलिए अब इस पर नजर डालते हैं। एक रिसर्च स्टडी में एक डेवलपर ने कहा, जब हम कोड को अलग अलग मॉड्यूल्स में तोड़ते हैं तो उनके बीच कम्युनिकेशन कराना एक नया चैलेंज बन जाता है। एक मॉड्यूल में हुए चेंज से दूसरे मॉड्यूल को यूआई रिफ्रेश करने के लिए नोटिफाई करना, ये एक कॉम्प्लेक्स टास्क है। ये एक बहुत ही आम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है जो बड़े प्रोजेक्ट्स में आती ही आती है। और यहाँ देखिए, एक स्टडी से पता चला कि डेवलपर्स को परफॉर्मेंस, मेमोरी और डेवलपमेंट में कुछ कॉमन इश्यूज आते हैं, जैसे एनिमेशन स्मूथ नहीं चल रही, ऐप का साइज बढ़ता जा रहा है, या मॉड्यूल्स आपस में ठीक से बात नहीं कर पा रहे। और मज़ेदार बात यह है कि ये चैलेंजेस दोनों फ्रेमवर्क्स में किसी ना किसी रूप में मौजूद हैं। और ये सब चीज़ें मिलकर बनाती हैं डेवलपर एक्सपीरियंस या DX। इसका मतलब सिर्फ कोड लिखना नहीं है। इसका मतलब है कि एक फ्रेमवर्क को यूज़ करके डेवलपर कैसा फील करता है, सैटिस्फाइड है या फ्रस्ट्रेटेड।
एक अच्छा डेवलपर एक्सपीरियंस प्रोडक्ट की क्वालिटी और डेवलपमेंट की स्पीड दोनों पर सीधा असर डालता है। अभी DX का मतलब क्लियर हुआ? तो इतना सब कुछ समझने के बाद सवाल उठता है, कौन सा टूल चुने? आइए अब इस पर बात करते हैं। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? तो आखिर जीता कौन, फ्लटर या रिएक्ट नेटिव? यही सबसे बड़ा सवाल है ना? और सच्चाई ये है कि बेस्ट फ्रेमवर्क जैसा कुछ नहीं होता। असली फर्क टूल में नहीं, बल्कि इस बात में है कि उसे इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है। जीत टूल की नहीं, बल्कि डेवलपर के इम्प्लीमेंटेशन और उसकी स्किल्स की होती है। बेहतरीन परफॉर्मेंस का रास्ता टूल से नहीं, टेक्निक से होकर जाता है। चाहे आप कोई भी फ्रेमवर्क यूज करें, परफॉर्मेंस बॉटलनेक्स को आइडेंटिफाई करना, एसेट्स को ऑप्टिमाइज करना और फ्रेमवर्क के आर्किटेक्चर को मास्टर करना जरूरी है। इसको नोट किया? सिर्फ फ्रेमवर्क सीखना काफी नहीं है, उसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस को मास्टर करना जरूरी है। अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे? और एक बात हमेशा याद रखना, ये दोनों फ्रेमवर्क स्टैटिक नहीं हैं, ये लगातार इवॉल्व हो रहे हैं, बेहतर हो रहे हैं। फ्लटर, जो 2015 में स्काई के नाम से शुरू हुआ था, आज वेब और डेस्कटॉप को भी सपोर्ट करता है। और रिएक्ट नेटिव का न्यू आर्किटेक्चर अब दी आर्किटेक्चर बन चुका है। मतलब दोनों अपनी कमियों को दूर करके आगे बढ़ रहे हैं। तो एक आखिरी सवाल के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। जैसे जैसे ये फ्रेमवर्क्स इवॉल्व हो रहे हैं और एक दूसरे से आइडियाज ले रहे हैं, क्या फ्यूचर में इन दोनों के बीच का ये अंतर इतना कम हो जाएगा कि ये चॉइस उतनी मैटर ही ना करे? इस पर जरूर सोचना, प्रैक्टिस करोगे ना, सिर्फ देखने से नहीं होगा। मिलते हैं अगले सेशन में। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।